हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम PHP की हेल्प से MySQL डेटाबेस पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट का मतलब होता है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना। रीड का मतलब होता है डेटाबेस से डेटा को फेच करना। अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करना। और रिमूव का मतलब होता है डिलीट करना। तो CRUD ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट स्टोर बनाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा वेब ऐप है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसकी इमेज, उसका नाम, उसकी डिटेल, प्राइस वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको यहाँ पर हमने फेच करा कर डिस्प्ले कराया है। उसके अलावा यहाँ पर आप इमेज को सर्वर पर अपलोड करना सीखेंगे कि अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पर अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, लोकल होस्ट पर नहीं बल्कि लाइव सर्वर पर, तो इमेज किस तरीके से अपलोड होती है, रिमूव होती है। उसके अलावा यहाँ पर एरर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको फिक्स किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी नई टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा एक मॉडल या आप कह सकते हैं पॉपअप ओपन होकर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का और इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो येलो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी पुरानी एग्जिस्टिंग इमेज दिखा रही है, बाकी की डिटेल्स दिखा रही है। आप जो चीज़ें चाहें यहाँ पे वो सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और नई इमेज चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा, अगर आपको डिलीट करना है तो ओके कर दीजिए, वरना कैंसिल। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर डिलीट करने के बाद एक अलर्ट देखने को मिल रही है, प्रोडक्ट रिमूव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वक्त हम जैम के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर CRUD नाम के फोल्डर के अंदर हैं। इस फोल्डर के अंदर ही हम अपना सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये VS कोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि कुछ फाइल्स हमें बनानी है। तो पहली फाइल होगी index.php, ये हमारी मेन फाइल होगी। उसके बाद एक फाइल बना लेते हैं crud.php, जो कि हमारे CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा हम बना लेंगे connection.php, जिसकी हेल्प से हम कनेक्शन करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, और एक फोल्डर बना लेते हैं अपलोड्स नाम का। इस अपलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस अपलोड होकर सेव होंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे देखेंगे तो देखिए CRUD नाम के फोल्डर के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद VS कोड पे वापस आते हैं और इन बाकी फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं। index.php में हम HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट को मंगा लेते हैं और यहाँ पे इसका जो टाइटल है उसको चेंज कर देते हैं। इसे लिख देते हैं TJ प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे localhost/CRUD। ठीक है, इतना लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो इंडेक्स पेज है वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 5 का फ्रेमवर्क, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है हम नहीं चाहते कि HTML या CSS पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे बने बनाए कॉम्पोनेंट्स मिल जाते हैं जिनको हमें बस कोड लिखे होते हैं उनको कॉपी पेस्ट करके हमें यूज़ कर लेना है। और अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो हमें ज़्यादा कोड वगैरह लिखना नहीं पड़ता, ना ज़्यादा CSS लिखना पड़ेगा ना ज़्यादा HTML। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हमें कॉपी पेस्टेड मिल जाएंगी कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें इसका CDN कॉपी करना होगा। तो सबसे पहले हम CSS का जो CDN है इसको कॉपी करेंगे, वापस आ जाएंगे अपने VS कोड पर और यहाँ पे हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाते हैं वापस ब्राउज़र पे और जावास्क्रिप्ट के लिए जो CDN आता है उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट CDN दो फॉर्म में आता है, बंडल्ड और सेपरेट। तो यहाँ पर हम बंडल वाले को यूज़ कर रहे हैं, आप दोनों में से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब एक लास्ट चीज़ बची है जो कि है आइकन्स हमारी। तो हमें आइकन्स भी यूज़ करना है। यहाँ पर हम एकदम ऊपर आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे आइकन्स नाम का एक लिंक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप के आइकन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस। तो इंस्टॉल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एकदम नीचे आ गए हम। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं, NPM, डाउनलोड या CDN। तो यहाँ पे जो तरीका यूज़ करेंगे हम वो होगा CDN का। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिंक टैग को कॉपी कर लेते हैं और ला के यहाँ पे हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 CDNs की हमें ज़रूरत थी और ये तीनों को हमने यहाँ पे ला के रख दिया है। ठीक, इसके बाद हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम नया टैब ओपन कर लेते हैं, लिखते हैं लोकल होस्ट, एंटर करेंगे, PHP माई एडमिन ओपन कर लेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पैनल में न्यू बटन दिख रहा है ना, तो CRUD ऑपरेशन के लिए यहाँ पर हमने एक डेटाबेस बना दिया है CRUD नाम का। ठीक है, तो आप नेम चाहे जो रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहली टेबल प्रोडक्ट्स नाम की हम बनाएंगे। यहाँ पे फिलहाल हमें एक ही टेबल का काम है और इसके अंदर हमें कम से कम 5 कॉलम चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे जो पहली कॉलम होगी उसका नाम होगा ID। ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक ID होगी। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम होगा, इसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस होगा, इसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड एट लास्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज नाम का जो कॉलम है उसमें क्या स्टोर होगा, क्यों स्टोर होगा, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें रहने वाली हैं। अब इनका जो डेटा टाइप है वो देख लेते हैं। तो आईडी इन टाइप की होगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, अपने से बढ़े, हमें आईडी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। जो नाम होगा वो किस टाइप का होगा, वो होता है varchar, यानी कि इसमें हम कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट्स या इंटीजर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसकी एक लेंथ दे दी हमने। इसके बाद प्राइस तो इंटीजर में रहता ही है। आप इसको चाहो तो ब्लैंक छोड़ दो, चाहो तो फिलअप कर लो, ठीक है। ब्लैंक छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अलॉट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए varchar में, और इमेज के कॉलम के लिए यहाँ पर हम varchar डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं और इसकी भी एक लेंथ दे दी। यहाँ पर होगा क्या कि इमेज का जो कॉलम होगा इसमें स्टोर होगी हमारी इमेज का नाम, ठीक है, या आप कह सकते हैं इमेज का पाथ स्टोर होगा कि सर्वर पे कहाँ पे है इमेज, ठीक है। तो डेटाबेस में इमेज का असल में पाथ स्टोर होगा, ना कि इमेज स्टोर होती है। और यहाँ पे जो आईडी वाला कॉलम है वो प्राइमरी की बन गई है, यानी कि वो हमेशा यूनिक रहेगा, सेम नहीं हो सकता, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स की आईडी कभी भी सेम नहीं होगी। तो डेटाबेस हमारा तैयार है। अब हमें करना क्या है, वापस आ जाएंगे अपने VS कोड पर और connection.php वाली फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम PHP स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे कॉन नाम का। इसमें हम स्टोर कराएंगे MySQL कनेक्ट फंक्शन को। MySQL कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहला पैरामीटर होता है हमारा होस्ट, जो कि है लोकल होस्ट। इसके बाद हम यूजर नेम देंगे रूट, और इसका जो पासवर्ड है कॉमा लगा के, पासवर्ड होता है ब्लैंक, और कॉमा लगा के जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है डेटाबेस का नाम, जो कि है CRUD, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम इतनी चीज़ें पास करेंगे। इसके बाद हमने कहा इफ़ चेक करना, MySQL कनेक्ट एरर फंक्शन को यहाँ पर हम चला रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई एरर तो नहीं आई है। अगर कोई भी एरर आएगी डेटाबेस को कनेक्ट करते टाइम, तो एक काम करना, डाई फंक्शन को कॉल करना। डाई का मतलब होता है कि स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन रोक देना, ठीक है। जैसे ही डाई फंक्शन कॉल होगा, यानी कि डेटाबेस कनेक्ट करने में कोई भी दिक्कत होगी, तो कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस लिखकर आएगा और स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, हमें कुछ भी लिखकर नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो जो PHP स्क्रिप्ट है उसका एग्जीक्यूशन डाई फंक्शन रोक देता है। और यहाँ पर हमने डॉट लगाकर कॉन्कैटिनेट कर दिया है MySQL कनेक्ट एरर नंबर फंक्शन को, ठीक है। ये क्या करेगा कि एरर का जो नंबर होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी एरर आती है तो उसका एरर नंबर लिख कर आता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम एकदम ऊपर connection.php वाली फाइल को लिंक करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिक्वायर फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पाथ connection.php का। तो सारी फाइल्स एक ही जगह पे हैं, तो सीधा फाइल का नाम लिख दिया हमने connection.php, ठीक। तो ये फाइल हमारी लिंक हो जाएगी। अब क्या होगा कि अगर डेटाबेस को कनेक्ट करने में कोई एरर होगी तो हमें एरर देखने को मिलेगी, वरना हमारा पेज लोड हो जाएगा बस। यहाँ पर हम बॉडी टैग पर एक क्लास दे देते हैं BG Light, ठीक है। इससे क्या होगा, जो व्हाइट कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने पेज रिफ्रेश किया तो जो व्हाइट कलर था वो थोड़ा सा डल हो गया। और उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम चेंज कर देते हैं और इधर आते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इस तरीके की हमें एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग वगैरह दिखा रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस लिख के आ रहा है, एरर नंबर वगैरह लिख कर आ रहा है। तो इस तरीके से हम एरर का जो नंबर है वो भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक। इसको वापस ठीक कर लेते हैं और आ जाते हैं वापस index.php पे। तो सबसे पहले हम अपने हेडर को बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा div.container, तो एक div आ गई जिसकी क्लास कंटेनर है। इसके अंदर यहाँ पर हम एक हेडिंग टैग ले लेंगे, जिसके अंदर हम एक हेडिंग दे देंगे अपनी, और एक बटन टैग ले लेंगे जहाँ पे हमारा ऐड प्रोडक्ट नाम का बटन होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देने के बाद हम आ जाते हैं ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा। यहाँ पे ये जो लेफ्ट और राइट साइड की जो स्पेसेस आ रही हैं, मतलब राइट साइड तो नहीं दिख रहा लेकिन लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये जो स्पेसेस आ रही हैं वो असल में कंटेनर क्लास की वजह से आ रही है। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। उसके बाद हम कुछ और क्लासेस ऐड कर देते हैं, जैसे कि BG Dark, ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर को डार्क कर देगा। टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट का कलर लाइट हो जाएगा। P-3 मतलब चारों साइड से जो पैडिंग है उसको थोड़ी सी बढ़ा देना। राउंडेड यानी कि जो कॉर्नर्स है उनको थोड़ा सा कर्व कर देना। यहाँ पे MY इसकी वैल्यू 4 दे दी, तो मार्जिन Y एक्सिस की यानी कि टॉप और बॉटम की क्या हो जाएगी, 4, यानी कि थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसको रिफ्रेश करने पे कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा आउटपुट। यहाँ पे ये जो लेफ्ट और राइट साइड की स्पेसेस थी वो चली गई है, ये कंटेनर में हमने मिस्टेक की थी स्पेलिंग, तो इसको सही किया, तो देखिए हमारा आउटपुट अब सही हो गया है। अब यहाँ पे हेडिंग और बटन को एक रो में हमें लाना है, जैसे ये अलग अलग रो में आ रही है ना, तो इन्हें हमें एक रो में लाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर इन दोनों को रख देते हैं। अब इस डिव के अंदर रखने के बाद यहाँ पर हम इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा D-flex, इसके बाद अलाइन आइटम्स डैश सेंटर, ठीक है। ये असल में जो फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है CSS में, उसको बूटस्ट्रैप में इस तरीके से लिखा जाता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ब्राउजर को रिफ्रेश किया हमने, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे CSS की जो प्रॉपर्टी थी उसी को हमने बूटस्ट्रैप में यहाँ पे लगाया है। अब इस हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे एक एंकर टैग लेना चाहते हैं,
और ये जो कंटेंट लिखा है ना टीजे प्रोडक्ट सोर्स, इसको हम एंकर टैग में रख देते हैं और एंकर टैग का जो href है वो दे देते हैं index.php, यानी कि इस टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो index.php पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक आइकन लगाना है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन की जो वेबसाइट है इधर आ जाते हैं, एकदम ऊपर आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे बार। ठीक है, तो ये बार का एक आइकन है, यूजुअली हमने बस ऐसे ही लगा दिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइकन को लगाने का दो तरीका है, या तो यहाँ पर इस कोड को आई टैग को कॉपी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो एसवीजी दी हुई है इसको यूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे आई टैग वाले कोड को हम कॉपी करेंगे क्योंकि हमने CDN लिंक किया है। ठीक है, तो CDN की वजह से इतना कोड लिखने पर खाली या कॉपी पेस्ट कर देने पर हमारा आइकन दिखने लगेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा, और ये एंकर टैग की वजह से इसका कलर ब्लू हो गया है और अंडरलाइन आ गई है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हमें करना क्या होगा कि एंकर टैग पे कुछ क्लासेस देनी है, जैसे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करने के लिए हम लिख देंगे टेक्स्ट वाइट। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन डैश नन लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो क्लासेस ऐड करेंगे और हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सही हो जाएगा। इसका आप चाहे तो इंडेंट ठीक कर लीजिए। इंडेंट ठीक करने का फ़ायदा ये है कि जो आपका कोड होता है वो अच्छे से दिखता है, आपको समझने में या डीबग करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र पे रिफ्रेश करने पे आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा। इसके बाद यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आ जाते हैं। कंपोनेंट्स में हमें ढूंढना है मॉडल। ठीक है, मॉडल कह लें या आप चाहें तो इसको पॉपअप कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक डेमो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टैटिक बैकड्रॉप मॉडल चाहिए। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये क्लोज नहीं होगा, तो हमें ऐसा मॉडल चाहिए। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमें यहाँ पे ये पसंद है इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बटन टैग का जो पोर्शन है इसको कॉपी कर लेते हैं और VS कोड पे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं और इसके बाद ये जो ऐड प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे कट करके चाहे कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर वाले बटन को हटा देते हैं हम। ठीक, हम यही चाहते हैं कि ऐड प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करें तो एक मॉडल दिखे हमें। तो देखिए हमारा बटन तो आ गया, ठीक है, लेकिन इस पर क्लिक करने पे अभी मॉडल नहीं दिख रहा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर जो मॉडल के लिए जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे और अपने VS कोड में आ जाएंगे। यहाँ पे आप जहाँ चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो एकदम नीचे हम प्रेफर करते हैं इसको पेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एकदम नीचे इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक, इसका जो इंडेंट है इसको भी हम ठीक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर। अब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो मॉडल है वो ओपन हो रहा। अब इसी के अंदर हमें सारे चेंजेस करने हैं। तो पहला काम है हमारा ऐड प्रोडक्ट का जो बटन है उसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे प्राइमरी को रिप्लेस कर देंगे हम सक्सेस से। तो इससे होगा क्या, जो बटन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना डेटा BS टॉगल मॉडल, यानी कि बूटस्ट्रैप मॉडल को हमें टॉगल करना है। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, लेकिन डेटा BS टारगेट को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ID पास की जाती है मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, हम ऐड प्रोडक्ट नाम के जो मॉडल है, यानी कि कोई भी मॉडल जिसकी ID ऐड प्रोडक्ट है उसको ओपन कर देना आप। ठीक, तो यहाँ पे जो नीचे दिया है मॉडल इसकी भी हम ID चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने कर दिया ऐड प्रोडक्ट। अब ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब भी हमारा मॉडल खुल रहा है, यानी कि जो कोड में हमने चेंजेस किए थे उससे कोई भी एरर नहीं आ रही। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारी हेडिंग और बटन जिस डिव में है, यानी कि जिस पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था, इसमें हमें क्लास और ऐड कर देते हैं PX-3, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड से हमने पैडिंग बढ़ा दी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने पैडिंग बढ़ा दी लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें आइकन ऐड अप करना है। ठीक है, तो एक ऐड वाला आइकन ढूंढ लेते हैं जो कि हम ऐड प्रोडक्ट के साथ लगा देंगे। तो ऐड लिखकर सर्च किया, एक आइकन हमें मिल गया प्लस का। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसका आई टैग और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस पर स्पेसेस दे देते हैं और इसको सेव करने के बाद इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ऐड प्रोडक्ट का आइकन भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मॉडल के लिए जो कोड लिखे थे हमने, यहाँ पे इसमें चेंजेस करने हैं। तो मॉडल टाइटल वाली हेडिंग में से यहाँ पे जो ID है इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो टाइटल है इसको चेंज कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट में। इसके बाद यहाँ पे जो मॉडल बॉडी है इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, ये जरा फुटर हमारा। तो यहाँ पे जो क्लोज बटन है, ठीक है, इसका जो इनपुट टाइप बटन है ना, इसको हम कर देते हैं रीसेट। असल में ये पूरा फॉर्म टैग के अंदर होने वाला है, तो हम चाहते हैं अगर कोई फॉर्म टैग सबमिट ना करे और उसमें कंटेंट लिखा हो तो वो रीसेट हो जाए, यानी कि पूरा क्लियर हो जाए। और इसका नाम हमने क्लोज के बजाय कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे जो इसकी क्लास है उसको हम करेंगे BTN आउटलाइन सेकेंडरी। और इसके नीचे जो बटन है उसका टाइप हम कर देंगे सबमिट और इसकी जो क्लास होगी वो होगी BTN सक्सेस और नाम हो जाएगा ऐड। ठीक है, और इसके बाद ये जो मॉडल कंटेंट वाली डिव है, ठीक है, ये पूरा कंटेंट वाली डिव, इसको हम पूरे को फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे मॉडल कंटेंट वाली डिव के ऊपर एक फॉर्म टैग ले लेते हैं और इसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, ये पूरा डिव। ठीक है, ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, और जो फॉर्म का मेथड होगा वो यूज़ हम करेंगे पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, गेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको।
उसके अलावा हेडिंग के नीचे जो हमारा ऐड प्रोडक्ट नाम की हेडिंग है, इसके नीचे ये जो बटन है क्लोज करने के लिए मॉडल को, तो इसको हम हटा देते हैं, एक कैंसिल बटन काफ़ी होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप में सर्च करेंगे इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनपुट ग्रुप आ गया हमारा। हमें असल में कुछ बूटस्ट्रैप के इनपुट टाइप्स चाहिए, तो हमें सबसे पहला यूज़ करना है यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करना है। तो इसको हम करेंगे कॉपी और इधर आ जाते हैं मॉडल की बॉडी में, इसको हटाकर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका इंडेंट जो है हम वो ठीक कर लेंगे। इंडेंट ठीक करने के बाद इसके अंदर कुछ एडिटिंग करेंगे, जैसे कि ये जो आईडी है इसका हमें कोई भी काम नहीं है, तो इस पूरे को हम सेलेक्ट करके हटा देंगे। यहाँ पे @ के बजाय सबसे पहले क्या करेंगे, नेम लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहली फील्ड हमें चाहिए नेम नाम की। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी हटा ही देते हैं और ये जो एरिया लेबल यूज़र नेम लिखा है इसको भी हटा देते हैं, एरिया डिस्क्राइब बाय भी हटा देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम एक नेम दे देते हैं इस इनपुट फील्ड का, कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को इस नाम से हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका नेम दे दिया हमने नेम और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दिया, यानी कि इसको फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद इस इनपुट ग्रुप वाली डिव को कॉपी करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेम लिखा है इसको हम चेंज कर देते हैं प्राइस से, और इनपुट फील्ड में जो नेम एट्रीब्यूट था इसकी भी वैल्यू हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे जो इनपुट टाइप है इसका नंबर कर देते हैं और नाम हमने दे दिया प्राइस, बाकी रिक्वायर्ड तो रहेगा ही। ठीक है, इसके बाद इसकी हम चाहते हैं जो मिनिमम वैल्यू हो वो 1 हो, कम से कम ₹1 का तो कोई सामान बिकेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया के लिए एकदम नीचे वाला ये कोड है हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे और इधर ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका भी हम इंडेंट ठीक कर लेंगे और इंडेंट ठीक करने के बाद इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे एरिया लेबल को हटा देते हैं इसको, और यहाँ पे लगा देंगे हम रिक्वायर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं टेक्स्ट एरिया भी फिल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कोई भी ब्लैंक छोड़ के ना जाए। और यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट दे देते हैं जिसको हम दे देंगे DESC, यानी कि डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म DESC। ठीक, इतना करने के बाद इधर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया तो 3 चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमें एक इनपुट टाइप फाइल चाहिए, यानी कि फाइल को अपलोड करने के लिए एक इनपुट टैग चाहिए होगा। तो इसको यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमें इनपुट टाइप फाइल के लिए देखिए ये रहा कस्टम फाइल इनपुट। तो ये जो पहला वाला है ये हमें पसंद है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी डिज़ाइंस हैं, आप इनमें से जो चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो पहले वाले का कोड कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसका इंडेंट हम फिर से ठीक कर लेंगे और इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी हमें करने हैं, जैसे कि जो फॉर एट्रीब्यूट है इस फॉर एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। यहाँ पे ये जो आईडी है इसको हटा देते हैं। अपलोड, यहाँ पे अपलोड की जगह हम लिख देते हैं इमेज। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पे इस इनपुट टैग का भी एक नाम होगा, तो इसका नाम हम दे देते हैं इमेज। ठीक, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एक्सेप्ट नाम का, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करें तो किस किस तरह की फाइल्स हमें शो हो। तो यहाँ पर हमने .jpg, .png, .svg, तो इतने एक्सटेंशन की या इतने टाइप की फाइल जो होंगी वो हमें शो होंगी, और इसको भी हम रिक्वायर्ड करेंगे, यानी कि इसको भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो जब भी किसी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपको एक इमेज अपलोड करना कंपलसरी है। अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो देखिए अब इमेज के लिए हमारा इनपुट टैग भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम कोई और फाइल ढूंढना चाहें, देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें हम 3 तरह की एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेंगे और 3 ही तरह की फाइल्स शो होगी, सिर्फ SVG, PNG और JPG। इसके बाद फॉर्म टैग में जो एक्शन एट्रीब्यूट है यहाँ पे लिख देंगे हम CRUD.php, यानी कि फॉर्म का जितना भी डेटा है वो CRUD.php पे जाएगा। अब यहाँ पर हमने HTML का एक्सटेंशन ऑन कर लिया है। असल में हम आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिखाना चाहते हैं जिसका नाम है ENC टाइप। ENC टाइप में हम बताते हैं कि फॉर्म के अंदर जो भी फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं उसमें किस तरह का डेटा है। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू application/www फॉर्म URL इनकोडेड होती है, यानी कि फॉर्म के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। लेकिन जब कभी भी फाइल आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होता है ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी अगर आपको फाइल अपलोड करनी है सर्वर पे। ठीक है, ENC टाइप मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा। ठीक, इसके बाद जो सबमिट बटन है उस पर हम एक नेम एट्रीब्यूट लगाएंगे और यहाँ पे इसका एक नाम दे देते हैं ऐड प्रोडक्ट नाम का। ठीक है, तो इस बटन का नाम हो गया ऐड प्रोडक्ट। तो इस पूरे फॉर्म को अब हमें क्या करना है, सबमिट करना है। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ठीक है। अब आ जाते हैं CRUD.php वाली फाइल पे। अब यहाँ पे जो फॉर्म का डेटा होगा उसको हमें यहाँ पे रिसीव करना है और डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने PHP स्क्रिप्ट को ओपन किया और यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ इस सेट $_post, यहाँ पे एक इंडेक्स पास कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट, यानी कि पोस्ट मेथड से अगर कोई भी डेटा आ रहा है और उसमें ऐड प्रोडक्ट नाम का इंडेक्स है तो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं $_post को। ठीक है, कि पोस्ट मेथड में जो कुछ भी है सब प्रिंट कर दो। ठीक,
इतना करने के बाद हम आ जाएंगे वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एरे हमें प्रिंट होकर मिल रहा है जिसमें नाम है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है और ऐड प्रोडक्ट नाम का एक इंडेक्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इमेज जो अपलोड किए थे वो कहाँ गई, है ना। हम इमेज कैसे देखें, यहाँ पे इमेज तो है ही नहीं। तो इमेज असल में ऐसे नहीं देख सकते हम। इमेज को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं $_files, ठीक है। मतलब इमेज का जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है, ठीक है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा $_files, फिर इमेज वाली जो फील्ड थी उसका नाम, तो इमेज नाम था ना इनपुट फील्ड का। तो इस तरीके से हम इमेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो रिफ्रेश करेंगे तो फॉर्म हम रीसबमिट कर लेते हैं। तो देखिए अब इमेज का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं, 2 BR टैग लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद अपने वेब ब्राउज़र पे वापस आकर फॉर्म को रीसबमिट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो $_files था उसको जो हमने एको कराया है, तो इमेज का नाम हमें मिल जाएगा एक्सटेंशन के साथ। इमेज का टाइप की किस टाइप की इमेज है, JPG है, SVG है या PNG है। TMP नेम असल में टेम्परेरी लोकेशन है कि इमेज टेम्परेरीली कहाँ पे स्टोर है। अभी होता है क्या है कि जब भी आप इमेज को सेलेक्ट करते हो अपलोड करने के लिए, तो एक टेम्परेरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे C में XAMPP के अंदर TMP फोल्डर के अंदर इस नाम और एक्सटेंशन के साथ इमेज टेम्परेरी स्टोर है, ठीक। उसमें एरर है कि नहीं, 0 दिया हुआ है फिलहाल, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। उसकी साइज़ यानी कि इमेज जो साइज़ है वो बाइट्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से $_files की हेल्प से आप इमेज के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, फिलहाल के इसको हम हटा देते हैं कोड को, ठीक। हम करेंगे क्या कि इमेज को टेम्परेरी लोकेशन से उठाकर हम ले जाएंगे सर्वर पर, अपलोड्स वाले फोल्डर में स्टोर कराएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप लगा रहे हैं और $_post वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जितनी भी की और वैल्यू है उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है multiply real escape string। ये फंक्शन करता है क्या है कि ये स्पेशल सिंबल्स को इग्नोर कर देता है। यानी कि आप जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू दे रहे हैं, नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं, अगर उसमें ऐसा कोई भी डेटा है जो हार्मफुल होगा या जिसकी वजह से आपका जो डेटाबेस है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, आपकी क्वेरी ना चल पाए किसी स्पेशल सिंबल की वजह से, जैसे मान लीजिए सिंगल कोट हो गया, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल, पूरा स्क्रिप्ट टैग आपने लिख दिया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा या एस्केप कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को फिल्टर कर रहे हैं और वापस उसी इंडेक्स पे ले जाकर स्टोर करा दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो फंक्शन होता है 2 पैरामीटर लेता है। पहला लेता है कनेक्शन, ठीक है, multiply कनेक्ट फंक्शन जिसको हमने स्टोर कराया था कॉन वाले वेरिएबल में, और दूसरा वैल्यू, ठीक है, जिस भी वैल्यू को आपको फिल्टर करना है। तो और वापस हमने उसको स्टोर करा दिया $_post के की वाले इंडेक्स पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को फिल्टर करा के वापस उन्हीं की कीज़ में स्टोर करा दिया, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर हम रिक्वायर करा लेंगे connection.php वाली फाइल को, ठीक है, क्योंकि हमें connection.php वाली फाइल को लिंक कराना होगा अगर $con वाला वेरिएबल यूज़ करना है। इसके बाद इमेज को अपलोड करने के लिए जो कोड लिखेंगे ना, उसको हम पूरे को एक फंक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया हमने इमेज अपलोड नाम का। इसके अंदर पूरा हम कोड लिखेंगे किस तरीके से हमारी इमेज सर्वर पे अपलोड होगी, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इफ ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पर हमने $_files इमेज को पास कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि जो इमेज है उसका जो भी डेटा है वो यहाँ पे इस फंक्शन में रिसीव हो जाएगा img नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब इस img नाम के वेरिएबल में इमेज का सारा डेटा जो भी आप अपलोड करोगे, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट के टाइम, तो वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो पहला काम है हमारा टेम्परेरी लोकेशन को जानना। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में टेम्परेरी लोकेशन स्टोर करा लिया। तो हमने कहा TMP_name, ठीक है, स्टोर करा दो इस वेरिएबल में, ठीक। तो जो टेम्परेरी लोकेशन है वो स्टोर हो गई। हमें चाहिए एक नया नाम। हम चाहते हैं जब भी सर्वर पे इमेज अपलोड हो तो एक नए नाम के साथ अपलोड हो। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे इमेज का जो पुराना नाम था वो मिल जाएगा $img नेम नाम से, ठीक। इससे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक फंक्शन कॉल करेंगे random_int नाम का। ये क्या करेगा कि रैंडम इंटीजर्स को एक रेंज के, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसकी रेंज दे देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के बीच के इंटीजर को चुनना तुम, ठीक है। तो कोई भी एक इंटीजर चुन लिया जाएगा और उसको जोड़ दिया जाएगा इस नेम के साथ। तो आपकी जो इमेज का नेम होगा उससे पहले 5 डिजिट का एक इंटीजर लग जाएगा, ठीक है। तो इससे कभी मान लीजिए सेम नाम की इमेजेस को आप अपलोड करोगे तो उनके बीच में कभी कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए एक नई लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे इमेज अपलोड होगी, यानी कि जो हमारा सर्वर है उसकी लोकेशन देना। तो सर्वर पे कहाँ पे इमेज को अपलोड करना है उसका पाथ देने के लिए हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं connection.php पे, हम डिफाइन फंक्शन को यूज़ करेंगे कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए।
तो इसका जो नाम होगा कांस्टेंट का वो हो जाएगा अपलोड अंडरस्कोर src, ठीक है, कि कहाँ पे अपलोड करना है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है जिस पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे $_सर्वर, इसका इंडेक्स हम यहाँ पे पास करने वाले हैं document_root, ठीक है, सर्वर पे document_root नाम का इंडेक्स। उसके बाद डॉट हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं आगे एक चीज़ और, हमने कहा / लगा के crud/uploads, ठीक है। तो crud/upload से आप ये समझ गए होंगे कि crud के अंदर अपलोड्स वाला फोल्डर, ठीक है, लेकिन document_root ये सर्वर का ये है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ को दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, index.php पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इस चीज़ को एको करा लेते हैं। तो PHP स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे printr फंक्शन के अंदर $_सर्वर, यहाँ पे document_root इसको पास कर देंगे और वापस आ जाते हैं इधर ब्राउज़र पे, इधर बैक आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा, c:/XAMPP/htdocs। असल में ये करता क्या है कि ये सर्वर का रूट पाथ देता है हमें, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो, वो जो रूट एड्रेस होता है सर्वर पे वो हमें ये रिटर्न करता है। तो आपको रूट एड्रेस की ज़रूरत होती है जब भी आप इमेज को अपलोड करोगे, और रूट एड्रेस के बाद आपको बाकी का पाथ मैच कराना होता है। जैसे यहाँ पर हमने /crud/uploads वाले फोल्डर तक हमने लाकर पहुँचा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पाथ देना होगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू लॉग वाले वेरिएबल में हमने कहा upload_src डॉट, हमने कहा ये लोकेशन होगी और उसके आगे हमें देना होगा फाइल का नाम। तो हमने यहाँ पे $_new name पास कर दिया, ठीक है। हमने कहा इस लोकेशन पर जाकर एक फाइल ये रहेगी हमारी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे मूव अपलोडेड फाइल नाम का। ये करता क्या है कि ये अपलोडेड फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो अपलोडेड फाइल है वो हमें मिल जाएगी टेम्परेरी लोकेशन पे, tmp log नाम का वेरिएबल इस वजह से हमने पहले दे दिया, ठीक है। अब कहाँ से मूव करना है और कहाँ ले जाकर रखना है, तो उसके बाद नई लोकेशन देंगे कॉमा लगाकर, हमने कहा न्यू लोकेशन पर रख देना। तो अपलोड src वाला जो इंडेक्स है यानी कि जो पाथ है उसमें एक नए नाम से हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी और फाइल उठाई जाएगी टेम्परेरी लोकेशन से, ठीक है। तो हमने कहा इसको पूरे को इफ ब्लॉक पे अंदर डाल देना कि अगर फाइल मूव हो गई तो यहाँ पर एको हो जाएगा फाइल मूव, वरना एको कर देना कैन नॉट मूव फाइल, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फाइल मूव हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने ऐड फाइल्स किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देते हैं क्योंकि इसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज को अपलोड करते हैं, ऐड किया तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा फाइल मूव। तो हुआ क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा अपलोड्स वाला फोल्डर के अंदर देखिए हमारी जो इमेज थी वो आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से एक इमेज को अपलोड किया जाता है सर्वर पर। इसके बाद हम करेंगे क्या कि मूव अपलोडेड फाइल्स के पहले एक नॉट का सिंबल लगा देते हैं, यानी कि अगर फाइल मूव नहीं हो पाती है तो एक हेडर फंक्शन कॉल कर देना और लोकेशन चेंज कर देना। हमने कहा हम वापस चले जाएंगे index.php पे, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, हमने लिखा है alert equals to image_upload और एक इंडेक्स URL के थ्रू हमें रिसीव होगा जिसको हम गेट मेथड की हेल्प से एक्सेस करेंगे, ठीक है। हमने कहा एक अलर्ट नाम का इंडेक्स दे देना जिसकी वैल्यू होगी image_upload। अब इसके साथ डील कैसे करना है या इसका करना क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एग्जिट फंक्शन कॉल कर देंगे, यानी कि जो भी स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एरर आएगी तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद एल्स में हमने कहा रिटर्न करा देना न्यू नेम, यानी कि अगर इमेज अपलोड हो गई कोई भी एरर नहीं आई तो न्यू नेम जो भी इमेज का नया नाम होगा वो रिटर्न करा देना। किसको रिटर्न करा देना, जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया होगा। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हमारी वैल्यू वापस आके स्टोर हो। तो हमने img path नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें हमारा जो इमेज का नया नाम आएगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम इमेज का नाम स्टोर कराएंगे डेटाबेस में। इसके बाद हमें एक इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, तो यहाँ पर हमने क्वेरी नाम का वेरिएबल ले लिया है। क्वेरी के लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस में, SQL टैब पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी हमारी आ गई है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेबल का नाम हो चाहे कॉलम का नाम हो, ठीक है। तो इन सभी को हमने बैकटिक में लिखा है, ठीक। तो जितने भी टेबल या कॉलम के नाम होते हैं वो हमेशा बैकटिक में होते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो सिंगल कोट्स में होती हैं। तो बैकटिक और सिंगल कोट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आईडी वाले कॉलम को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है, ये असल में ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। बाकी इतनी फील्ड्स की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पास करनी है। तो वैल्यूज के बाद सिंगल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, $_post एक एक इंडेक्स को हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेम नाम का इंडेक्स पास कर दिया और देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज को हमने सिंगल कोट में रखा है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा $_post
यहाँ पे प्राइस पास कर देंगे, फिर डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे और एट लास्ट में जो IMG पाथ वाला वेरिएबल था हम उसको पास कर देंगे। तो 4 कॉलम के लिए 4 वैल्यूज हमने पास कर दी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैकटिक वाली की असल में आपकी टैब की के ऊपर होती है या आप कह सकते हैं एस्केप की के नीचे होती है। ठीक है, तो वो बैकटिक होती है। उसके अलावा ये हमारी क्वेरी तैयार हो गई है। अब हमें इसे फायर करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे mysqli_query फंक्शन को। इसमें हम 2 पैरामीटर देंगे। पहला होगा $con यानी कि हमारा कनेक्शन, और उसके बाद दूसरा होता है हमारी क्वेरी। तो क्वेरी स्टोर है हमारी क्वेरी नाम के वेरिएबल में। इसको पूरे को हमने इफ ब्लॉक में डाल दिया, यानी कि अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली चल जाएगी तो हम हेडर फंक्शन को कॉल करेंगे और अपनी लोकेशन सेट करेंगे index.php। हम वापस चले जाएंगे index.php पे और एक इंडेक्स लेकर जाएंगे सक्सेस नाम का, जिसकी वैल्यू होगी एडेड। ठीक है, और इस सक्सेस इज इक्वल टू एडेड नाम का जो की और वैल्यू है ना, इसकी हेल्प से हम दिखाएंगे एक अलर्ट। ठीक है, इसको हम बाद में भी देखेंगे। उसके अलावा अगर क्वेरी नहीं चलती है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम वापस पहुंच जाएंगे index.php पे और इस बार एक इंडेक्स लेकर जाएंगे अलर्ट इज इक्वल्स टू एड फील्ड। ठीक है, इस तरीके का इंडेक्स और वैल्यू हम लेकर जाएंगे अगर हमारी क्वेरी नहीं चलती है तो। ठीक, तो इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए अपने वेब ब्राउजर पर, इसको किया रिफ्रेश, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे फिलहाल के लिए रैंडम डिटेल दे दी है। एक इमेज, कोई सी भी इमेज, पहले वाले को मान लीजिए या दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया तो ऊपर देखिए हमें यहाँ पे URL में लिख के आ रहा है सक्सेस इज इक्वल्स टू एडेड, यानी कि पक्का हमारी सारी क्वेरी सक्सेसफुली चल गई। इमेज भी अपलोड हो गई होगी, डेटाबेस में डेटा भी स्टोर हो गया होगा। एक काम करते हैं, पहले डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। तो डेटाबेस पे आकर इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। और अगर आप ध्यान दें तो इमेज के नाम में शुरू के जो 5 इंटीजर्स आ रहे हैं ये हमारे रैंडम इंटीजर्स हैं, जिसको हमने रैंडम इंट की हेल्प से लगाया था इमेज के नाम में। तो सर्वर पे भी इमेज अपलोड ही हो गई है, उसके अलावा डेटाबेस पे भी डेटा एंट्री हो गई है। तो ऐड प्रोडक्ट का जो फीचर था यानी कि क्रिएट ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब आता है रीड ऑपरेशन, यानी कि डेटाबेस से डेटा को फेच करना या सर्वर से इमेजेस वगैरह को फेच करना और यहाँ पे डिस्प्ले करना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक डिव ले लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे कंटेनर, और यहाँ पे एक और क्लास जोड़ देते हैं MT5, यानी कि मार्जिन टॉप थोड़ी सी बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, और बूटस्ट्रैप की यहाँ पे हम वेबसाइट पे आके टेबल को सर्च करेंगे। यहाँ पे टेबल ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी टेबल्स, आपको बहुत सारी डिज़ाइंस की टेबल मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइंस दी होगी, डार्क कलर में, लाइट कलर्स में। आप बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर्स को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे टेबल को लेकर। तो हमें जो यूज़ करना है, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट टेबल यूज़ करेंगे। इसका कोड यहाँ पे ये दिया हुआ है पूरा, इसी को हम कर लेते हैं चुपचाप कॉपी और यहाँ पे लाके कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसका जो इंडेंट है वो हमें ठीक करना होगा। तो इसका इंडेंट यहाँ से इतने पोर्शन को सेलेक्ट वगैरह करके इसको ठीक कर लेते हैं, जिससे हमें कोई भी चीज़ मैनेज करने में, अपने डेटा को समझने में दिक्कत ना हो। अब इसके बाद अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे, टेबल पे एक क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल डैश होवर। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास और ऐड कर देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर। ठीक, इतने के बाद हम इधर आके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अब होवर करने पर हमें देखिए किस तरीके से एक ओवरले बैकग्राउंड का दिख रहा है। उसके अलावा टेक्स्ट सारे सेंटर में आ ही गए थे। अब हम यहाँ पे पैडिंग थोड़ा सा 0 कर देते हैं। तो देखिए ये जो कॉर्नर से थोड़ा सा अभी तक दबा हुआ था तो वो स्पेसेस भी खत्म हो गई। और यहाँ पे टेबल का जो हेड है इसको हम क्लास देंगे BG डार्क और टेक्स्ट वाइट। ठीक है, सॉरी टेक्स्ट लाइट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो टेबल के हेड हैं यानी कि जो कॉलम्स के नाम है उनको सही कर लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर कर देंगे, एक में इमेज दिखाएंगे हम, दूसरे में नाम दिखाएंगे, फिर प्राइस, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद एक्शन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें दिखानी है। तो ये हो गई हमारी 6 कॉलम्स। अब एक काम करते हैं, ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया और 6 कॉलम्स आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं, पहले वाले कॉलम पे एक क्लास ऐड करेंगे हम राउंडेड स्टार्ट। तो इससे होगा क्या कि इसके जो लेफ्ट साइड में टॉप और बॉटम का कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। और लास्ट वाले में ऐड कर देंगे हम राउंडेड एंड। तो इससे क्या होगा, इसके राइट साइड का जो टॉप और बॉटम का कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, हल्का सा बस फर्क आ रहा है कि कर्व आ गया है। ठीक, इसके बाद इन सभी की हम एक विद अलॉट करेंगे कि कौन सा टैब या कौन सा कॉलम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले वाले में हमने विद दे दी 10%, दूसरे वाले में हम दे देंगे 15%, फिर तीसरे वाले में आप दे दीजिए फिर से 10%, चौथे वाले में ये प्राइस है ये भी हम चाहे 10% दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ी सी विद बढ़ा देंगे तो इसको हम कर देते हैं 35%। बाकी एक्शन वाले में 2 बटन रहने हैं तो इसको हम दे देते हैं 20%। इतना करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो लेआउट कुछ इस तरीके से दिख रहा। ठीक है, बाकी की जो रोज़ हैं उनको हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ एक रो रह गई अब। ठीक,
और यहाँ पे टी बॉडी में एक क्लास ऐड कर देते हैं बीजी वाइट करके। इससे क्या होगा कि इसका जो बॉडी का कलर होगा, ठीक है, टेबल की बॉडी का जो कंटेंट होगा उसमें जो बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट होगा। और यहाँ पर एक PHP स्क्रिप्ट को हम ओपन करेंगे। असल में यहाँ पे टेबल में हमें करना क्या है कि सारा डेटाबेस का डेटा उठाकर फेच कराना है और रोज के फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं क्वेरी नाम का, ठीक है। इसके अंदर अपनी हम क्वेरी लिख लेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। जब हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है तो हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, और टेबल के नाम को हम लिखेंगे बैकटिक में, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स नाम की टेबल में से सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसे हमें फायर करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि मैस्कुलार क्वेरी फंक्शन को फिर से हम यूज़ करेंगे और $कॉन और उसके बाद कॉमा लगाकर $क्वेरी को पास करेंगे, और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट में स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रोज हो सकता है डेटाबेस में हो, ठीक है। हमारी जो टेबल है प्रोडक्ट नाम की उसमें ढेर सारी रोज होंगी, तो सभी को सेलेक्ट करना है एक एक करके। तो हम यहाँ पे इसलिए लूप लगा रहे हैं। तो लूप के अंदर हमने कहा मैस्कुलार फेच असॉक फंक्शन को यूज करना। यहाँ पे $रिजल्ट को हम पास कर देंगे, ठीक है। जो हमने क्वेरी चला के स्टोर कराई है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में उसको हमने पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एक रो फेच होकर आएगी और $फेच वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हर एक एक रो आएगी वन एट अ टाइम, ठीक है, और फेच वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और इस लूप के अंदर इसको हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर ऊपर एक काम करते हैं, एक $i नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ये हमारे रोज की जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 उसको करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपको एको करने का एक यूनिक तरीका दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एको, उसके बाद 3 बार लेस देन का सिंबल, और यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट ले लेंगे हम, जैसे प्रोडक्ट नाम का एक कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे जो इस एको की एंडिंग होगी वो भी प्रोडक्ट नाम के कांस्टेंट से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए प्रोडक्ट नाम का 2 कांस्टेंट है, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक एंडिंग पॉइंट है, और इसके बीच में जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आपको रखना होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है दोनों वो डबल कोट्स का काम कर रहा, और इसी के अंदर आपको कंटेंट रखना होता है। इसे कहते हैं हीरो डॉक मेथड, ठीक है। ये PHP में आप बहुत रेयर होता है कि कोई यूज़ करता हो जो प्रिंटिंग के लिए। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसमें दोबारा प्रोडक्ट वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा सही से रहे, ठीक है। अगर अलाइनमेंट गड़बड़ाएगा तो हो सकता है चीज़ें एको करने में दिक्कत हो, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ इसकी, और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आप जितने सिंगल कोट्स डबल कोट्स जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले TH टैग में हमने आई को प्रिंट करा दिया है, और प्रोडक्ट सेमीकोलन के बाद यानी कि एको के एंड होने के बाद हमने आई टैग को प्लस करा दिया, ठीक है। हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं आई टैग को। उसके बाद हम $फेच वाले वेरिएबल में जो कि हमारा एक एसोसिएटिव एरे को स्टोर कर रहा था, यानी कि जो डेटा फेच होकर आएगा वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में स्टोर होगा। हमने मैस्कुलार फेच असॉक लगाया था, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने हर एक इंडेक्स को प्रिंट करा दिया, जैसे इमेज नाम का इंडेक्स, नेम नाम का इंडेक्स, प्राइस नाम का इंडेक्स और डिस्क्रिप्शन नाम का इंडेक्स था, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस में इन 4 नाम का इंडेक्स था, तो इनको हमने प्रिंट करा दिया है। उसके अलावा एक और लास्ट में TD टैग ले लेंगे, और इसके अंदर हमें 2 चीज़ें रखनी है, एक हमारा एडिट का ऑप्शन होगा और एक हमारा रिमूव बटन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एंकर टैग ले लेंगे, इसके अंदर एडिट लिख देते हैं, और इसके बाद एक बटन ले लेते हैं, इसके अंदर लिख देंगे रिमूव। उसके अलावा एडिट को एंकर टैग में क्यों रखें और रिमूव को बटन में क्यों रखें उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो देखिए ब्राउजर पे रिफ्रेश करने पे कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस में फिलहाल के लिए एक ही रिकॉर्ड एंटर था, तो इसीलिए एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा भी रहा है। इमेज का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और 2 बटन हमारे, ठीक है। एक एडिट का लिंक है और बटन है डिलीट वाला। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इमेज का जो नाम दिखा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसकी जगह पे हमारी इमेज दिखाए, ना कि इमेज का नाम। तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पर इमेज को रीड करने के लिए, ठीक है, इमेज को डेटाबेस से रीड करने के लिए किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे वो देख लीजिए अब। तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे, फेच src, ठीक है। कनेक्शन.php में हमने एक और कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, फेच src। इसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमारा एड्रेस है वो है http://127.0.0.1, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको लिख कर एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमारा सर्वर है ना, जो लोकल होस्ट का एड्रेस है फिलहाल के लिए हमारा यही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको ये लिखा हुआ है, ठीक है, 127.0.0.1, ठीक। इतना लिख दिया। आपको इसकी जगह पे बस अपनी वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, www.example.com, ठीक है। HTTP और HTTPS वगैरह जो भी होगा उसको लगाना मत भूलिएगा। इसके बाद स्लैश, फिर फोल्डर तक हमें पहुंचना है अपने। तो हम सर्वर पे आ गए, सर्वर के बाद स्लैश, अपने फोल्डर का नाम क्रड, फिर उसके बाद अपलोड्स वाला फोल्डर और उसके अंदर / लगा के उसके अंदर चले जाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो क्रड है स्लैश अपलोड्स स्लैश, इससे क्या होगा, हम अपनी वेबसाइट में क्रड वाले फोल्डर में आएंगे और उसके बाद आ जाएंगे अपलोड्स वाले फोल्डर में,
ठीक है। अपलोड्स वाले फोल्डर में आने के बाद हमें क्या करना होगा, सिर्फ इमेज का नाम देना है ना। जैसे कि इमेज का नाम तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, ठीक है, डेटाबेस में, और हमें यहाँ तक का पाथ चाहिए था। तो फेच करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन अपलोड करने के लिए हमें एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे काम करते हैं, जो फेच एसआरसी वाला जो हमने डिफाइन किया था कांस्टेंट, उसको एक वेरिएबल में प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एको के अंदर ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इमेज को एको कराया है उसी से पहले हम लिख देते हैं $fetch src, ठीक है। इतना लिख के अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा लिंक बन गया अच्छा खासा, http:/127.0 करके /crud/uploads, पूरा लिंक हमारा आ गया इमेज का। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप इंटरनेट पे किसी भी इमेज को कॉपी करेंगे या उसका लिंक कॉपी करते हैं ना, तो उसका एक बार पाथ देखिएगा, उसमें वेबसाइट का नाम / फिर फोल्डर का नाम, फिर /image का नाम, इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी किया क्या है कि इस पूरे पोर्शन को, जो भी हमारा टेक्स्ट था, उसको कट करके एक इमेज टैग के अंदर रख दिया है, ठीक है। इमेज टैग में जो एसआरसी की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देंगे अपने कंटेंट से। तो इधर आ जाते हैं वेब ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें अब इमेज भी दिखने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज को फेच करते हैं। इसके बाद टीआर टैग में यहाँ पर एक काम करते हैं, क्लास ऐड कर देते हैं अलाइन मिडिल। तो इससे क्या होगा कि जितना भी कंटेंट है वो वर्टिकली मिडिल में अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे देखिए सारा कंटेंट एकदम मिडिल में आ गया वर्टिकली, ठीक है। उसके अलावा आप अगर चाहते हो कि प्राइस से पहले डॉलर या रुपीस का सिंबल दिखे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप डॉलर या रुपीस का सिंबल लगाओगे, इधर आके रिफ्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको डॉलर या रुपीस जो भी आप लगाओगे उसका सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बटन है, अब हमारा काम आता है डिलीट का, ठीक है। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें एक आइकन चाहिए होगा, ठीक है। हम एक डिलीट आइकन ढूंढते हैं, यहाँ पे डिलीट नहीं, रिमूव नाम से शायद था आइकन, नहीं ये भी नहीं मिल रहा है, इसको वापस हटाते हैं, शायद डिलीट ही नाम से था, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, ये रहा हमारा डस्टबिन, ठीक है, थ्रैश करके एक आइकन है हमारे पास। तो इस डस्टबिन को उठा लेते हैं, यहाँ पे इसका जो आई टैग है इसी को हम कॉपी करेंगे फिर से और इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम बटन में कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बटन में ऐड कर दिए क्लासेस BTN और BTN डेंजर, ठीक है। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा आइकन आ गया और बटन का जो कलर है वो रेड हो गया है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें करना क्या है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि एक फंक्शन कॉल हो। हमने कहा ऑन क्लिक, एक इवेंट लगा दिया, तो एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है कन्फर्म रैम, ठीक है, confirm_rem। ये अभी हमने बनाया नहीं है, इसको भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म रैम नाम का फंक्शन कॉल होगा और इसमें पास हो जाएगी हमारे जो प्रोडक्ट की आईडी है वो, ठीक है। तो फेच $ID, तो आईडी हर प्रोडक्ट की यूनिक होती है, हमने कन्फर्म रैम में अपनी आईडी पास कर दी प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे नीचे हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम रिमूव बटन पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो और ये फंक्शन करेगा क्या कि एक कन्फर्म डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया है और इसमें एक आईडी नाम का इंडेक्स दे दिया है जो रिसीव करेगा, ठीक है। वहाँ से जो भी आईडी आएगी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी और हमने कन्फर्म बॉक्स को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। हमने कहा एक काम करना, कन्फर्म बॉक्स को प्रिंट करना और उसमें पूछना कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एक होता है अलर्ट बॉक्स दिखाना जिसमें हम अलर्ट दिखाते हैं सिर्फ, ये है कन्फर्म बॉक्स। तो अगर कन्फर्म बॉक्स ट्रू रिटर्न करता है तो एक काम करना window.location.href, ठीक है। एक काम करना हमारी लोकेशन चेंज कर देना, वो कर देना crud.php और वहाँ पे रेम नाम का एक इंडेक्स लेकर जाएंगे हम URL में और उसके साथ एक आईडी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लोकेशन को चेंज किया है, ठीक है। हम index.php से चले जाएंगे crud.php पे और साथ ही साथ यहाँ पे गेट मेथड की हेल्प से हम रेम नाम का इंडेक्स ले जाएंगे और उसकी एक वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू में हमारे प्रोडक्ट की आईडी होगी। तो यहाँ पे crud.php में हमने लगाया एक इफ ब्लॉक, हमने कहा इफ इज सेट, चेक करना क्या गेट मेथड की हेल्प से कोई रिक्वेस्ट आ रही है जिसका इंडेक्स है रेम। अगर है तो चेक करना कि जो $_get की हेल्प से जो रेम नाम का इंडेक्स आ रहा है क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी आईडी जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है और रेम नाम का कोई इंडेक्स आ रहा है तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, एक क्वेरी चलानी है। हम करेंगे ये कि जो भी आईडी आएगी उस आईडी के बिहाफ पर पूरा डेटा फेच करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट की जो भी आईडी आएगी उसके बिहाफ पर उसका सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट में से सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, जहाँ कॉलम में आईडी मिल जाएगी जो भी हमारे इंडेक्स से आ रही है वो वाली, ठीक है। तो जो भी आईडी पास होगी वो हमारे रो में मैच कर जाएगी, जिस भी रो से उसका पूरा डेटा फेच हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस क्वेरी को फायर करते हैं। तो हमने कहा मैस्क्लायर क्वेरी, यहाँ पे कनेक्शन और क्वेरी को फायर किया और जो रिजल्ट आएगा उसको $result नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया, ठीक है।
यानी कि MySQL क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वो डॉलर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमें डेटा को फेच करना है। हमने कहा MySQL फेच assoc फंक्शन को यूज़ करो और उसमें डॉलर रिजल्ट हमने पास कर दिया, ठीक है, और डॉलर फेच में ले जाकर हमने स्टोर करा दिया। यहाँ पर हम लूप इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि देखिए सिर्फ एक रो यहाँ पे फेच होकर आएगी। जब एक रो फेच होकर आएगी तो उसके लिए हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेटा फेच क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमें इमेज को रिमूव करना है और इमेज को रिमूव करने के लिए हमें इमेज के नाम की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं इमेज रिमूव का। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इस फंक्शन में इमेज का नाम पास करेंगे। तो डेटाबेस से जो भी डेटा हमने फेच किया है उसमें इमेज वाला इंडेक्स इस फंक्शन को कॉल करते टाइम हम पास कर देंगे। इसके बाद जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है इमेज रिमूव नाम का, उसके अंदर हम कुछ कोड्स को लिखेंगे जिससे जो हमारी इमेज है वो रिमूव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है अनलिंक। अनलिंक क्या करता है? एक फाइल को रिमूव कर देता है या कह सकते हैं आप डिलीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अपना पाथ देना है। तो पाथ के लिए यहाँ पर हम सीधा यूज़ करेंगे upload_src। ये जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था उसको यूज़ करेंगे, फिर डॉट यहाँ पे जो इमेज का नाम आ रहा है डेटाबेस से उसको लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इमेज रिमूव हो जाएगी। इसके बाद इसको हमने इफ ब्लॉक में डाल दिया। हमने कहा कि अगर इमेज रिमूव हो जाती है तो एको करा देना डिलीटेड, वरना एल्स में एको करा देना नॉट डिलीटेड। अब इसको एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वेब पेज को करेंगे रिफ्रेश, अब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन बॉक्स देखने को मिला। इसे कर देते हैं कैंसिल। तो कैंसिल करने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमें ओके किया तो ये डिलीट हो जाना चाहिए था। तो हमारा पेज चेंज नहीं हुआ, जबकि हमारा पेज चेंज हो जाना चाहिए था। तो ज़रूर यहाँ पे window.location.href में कोई मिस्टेक होगी। crud.php क्वेश्चन मार्क फिर rem =id, ये पोर्शन तो सही लिखा है। अब जावास्क्रिप्ट के अलावा और कोई चीज़ मिस्टेक हो नहीं सकती क्योंकि हमारी लोकेशन चेंज नहीं हो रही। तो देखिए जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई मिस्टेक होगी तो हमें कंसोल विंडो चेक करना होता है। यहाँ पे लेके आ रहा है id नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अच्छा ये वेरिएबल का नाम सही नहीं लिखा, तो $id लिख दिया हमने गलती से, ठीक है। तो ये सिर्फ id होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब फिर से बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कंफर्मेशन बॉक्स आया। अब ये ओके किया तो यहाँ पे दिखा रहा है डिलीटेड, ठीक है। तो अब जो हमारी इमेज है वो क्या हो गई? डिलीट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो एल्स पोर्शन रखा हुआ है इसको हम हटा देते हैं। हमें इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमें यहाँ कुछ एको तो कराना नहीं है। हमने कहा इफ़ नॉट अनलिंक, यानी कि अगर अनलिंक नहीं हो पाता, इमेज डिलीट नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर हम हेडर फंक्शन कॉल करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर इमेज डिलीट नहीं हो पाती किसी रीज़न से तो एक काम करना, लोकेशन चेंज कर देना हमारी, हमें वापस भेज देना index.php पे और वहाँ पर हम एक इंडेक्स लेके जाएंगे अलर्ट नाम का, जिसकी वैल्यू होगी img remove fail, ठीक है। और इसके बाद एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा या एग्जिट कॉल हो जाएगा। ये क्या करेगा? स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो रोक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इमेज रिमूव होने के बाद, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको कॉल करने के बाद हम एक क्वेरी और फायर करेंगे। हमें क्या करना है? डिलीट करना है सारा डेटा, किसमें से? प्रोडक्ट वाली टेबल में से, ठीक है। वेयर, जहाँ पे जो हमारी आईडी होगी, ठीक है, यहाँ पे फिर से हम सेम आईडी पास करेंगे जो कि है $_get की रैम। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है जिसकी भी आईडी पास हुई है वो क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा, उसका रो रिमूव हो जाएगा और उसके अलावा उसकी इमेज हमने इससे पहले रिमूव कर ही ली है। इसके बाद MySQL क्वेरी फंक्शन की हेल्प से हम क्वेरी को फायर करेंगे। यहाँ पे सेम इफ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अगर क्वेरी चल जाती है तो फिर से हेडर फंक्शन, हम हेडर फंक्शन में फिर से लोकेशन ही चेंज करने वाले हैं, index.php पे जाएंगे हम। उसके अलावा यहाँ पे एक इंडेक्स लेकर जाएंगे सक्सेस नाम का और इसकी वैल्यू होगी रिमूव्ड, ठीक है, कि सक्सेसफुली रिमूव्ड हो गया है, ठीक। और ये जो इंडेक्स है इनके साथ अभी हमने जो है कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया, इनको यूज़ नहीं किया, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में, नीचे वाले में हम एक अलर्ट दिखा देंगे रिमूव फील्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारी इमेज रिमूव होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया तो देखिए इमेज गायब हो गई हमारी, क्योंकि जो वो इमेज थी वो डिलीट हो चुकी है असल में। अब इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो देखिए img rem fail, ठीक है, यानी कि जो इमेज का रिमूवल का प्रोसेस था वो फेल हो गया है। हमारी इमेज वहाँ पे पहले से ही डिलीटेड है, तो डिलीट नहीं हो पाई तो हम कहाँ से इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें मैनुअली डेटाबेस से डिलीट करना पड़ेगा। फिलहाल हम एक और प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद इसको रिमूव करते हैं तो इस बार फिर से इमेज रिमूव हुई लेकिन हमारा डेटा रिमूव नहीं हुआ। यहाँ पे लेके आ रहा है ये चीज़, ठीक है, ये अलर्ट देखने को मिल रही। यहाँ पे ज़रूर हमने क्वेरी में, अच्छा यहाँ पे डिलीट में स्टार नहीं होता, ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है वो नहीं लगाया जाता है। अब एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, एक प्रोडक्ट को फिर से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, एक इमेज अपलोड कर देते हैं। इसके बाद फिर से इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, शायद इस बार हो जाएगा। फिर से नहीं हुआ। एक काम करते हैं, क्वेरी में वापस चलते हैं, ज़रूर क्वेरी में ही कोई मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे देखिए डिलीट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, डिलीट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब इसको जब हम ट्राई करेंगे तो ये सही से काम करेगा। तो एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं,
यहाँ पे कोई भी इमेज ले लिया, ऐड कर लिया। अब इसको रिमूव करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये रिमूव हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली रिमूव। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं ना, इनको आपको डेटाबेस रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप टेस्टिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें मैनुअली आपको डेटा को इंसर्ट या रिमूव करना पड़ता है डेटाबेस में डायरेक्टली। तो CRUD ऑपरेशन में से क्रिएट, रीड और डिलीट हो चुका, अब बचा है अपडेट। ठीक है, इसके बाद एडिट बटन के लिए एक आइकन हम ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे आइकन एक सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हम ढूंढेंगे एडिट। ठीक है, तो ये रहा आइकन, इसे हमें कॉपी कर लेना है और लाकर यहाँ पे एंकर टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम एंकर टैग पे कुछ क्लासेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने पहली क्लास ऐड की है BTN नाम की और दूसरी BTN वार्निंग नाम की। ठीक है, और इसके बाद ME3 यानी कि मार्जिन राइट साइड की हम थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे असल में डेटाबेस में अब कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो एक काम करते हैं, एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की सारी डिटेल दे दी है, एक इमेज सेलेक्ट कर दी है और यहाँ पे देखिए हमारा एडिट आइकन कुछ इस तरीके से अब दिख रहा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जब भी हम चाहते हैं एडिट बटन पे क्लिक हो तो एक गेट रिक्वेस्ट जाए। ठीक है, किस पेज पे जाएगी? सेम पेज पे, index.php पे। और यहाँ पर हम URL में एक इंडेक्स और वैल्यू देकर भेजेंगे। तो जब भी आपको सेम पेज पे गेट रिक्वेस्ट करनी हो तो आप उस पेज का नाम लिखने के बजाय सीधा क्वेश्चन मार्क लगा के एडिट इज इक्वल्स टू, यानी कि जो इंडेक्स हमारा एडिट नाम का होगा और इसकी वैल्यू होगी फेच आईडी, यानी कि जो प्रोडक्ट की आईडी है वो हम URL के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो पेज हमारा रिलोड होगा और उसके बाद हमारे URL पे एडिट इज इक्वल्स टू जो भी प्रोडक्ट की आईडी होगी वो दिखने लगेगी। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इस प्रोडक्ट की आईडी को गेट मेथड की हेल्प से एक्सेस करेंगे और यहाँ पे एक मॉडल दिखाएंगे, एडिट वाला मॉडल दिखाने वाले हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड प्रोडक्ट वाले मॉडल को कॉपी किया है और उसका क्लोन बना लिया और यहाँ पे इसकी जो आईडी है इसको हम चेंज कर देते हैं एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हेडिंग दी हुई है ऐड प्रोडक्ट, इसको कर देते हैं एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद इसका भी डेटा जाएगा CRUD.php पे पोस्ट मेथड के थ्रू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, इसका जो ENC टाइप होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग करनी है। ठीक, हम चाहें तो एडिट प्रोडक्ट के लिए 2 मॉडल बनाने के बजाय एक ही मॉडल में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जो करने का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और जो बिगिनर होता है उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने 2 मॉडल बनाया है। उसके अलावा यहाँ पे इनपुट फील्ड में हम हर एक इनपुट फील्ड में एक आईडी दे देंगे। ठीक है, अब आईडी क्यों दे रहे हैं उसका भी रीज़न अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे नेम वाले फील्ड में हमने एक आईडी दे दी एडिट नेम, यहाँ पे एडिट प्राइस दे देते हैं और इसके बाद एडिट डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट डिस्क्रिप्शन से क्या होगा, जो टेक्स्ट एरिया है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे या उसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक इमेज लगाना है डिस्क्रिप्शन के बाद, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम एडिट करने वाले हैं उसकी जो एग्जिस्टिंग इमेज है वो हम फेच करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमने एक इमेज टैग ले लिया है, इसकी विड्थ हमने 100% दे दी और इसमें क्लास ऐड कर दी है मार्जिन बॉटम 3 और इसके बाद एक BR टैग लगा दिया है। ठीक है, इसके SRC को अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो SRC है वो बार बार चेंज होगी। ठीक है, यानी कि इमेज क्या होगी, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी ना, तो हम जब प्रोडक्ट का डेटा फेच करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। उसके अलावा इमेज टैग में हमने एक आईडी दे दी है एडिट इमेज नाम की। ठीक है, उसके अलावा जो इनपुट टाइप फाइल है इसमें से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हम चाहते हैं कि यूज़र चाहे तो इमेज चेंज करे चाहे तो ना करे, लेकिन बाकी की डिटेल्स तो उसको देना ही है ना, तो इस वजह से सभी में रिक्वायर्ड लगा रहने दिया हमें। इसके बाद नीचे ये जो बटन है इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एडिट और यहाँ पे इसका जो नेम एट्रीब्यूट है इसे कर देते हैं एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए ये हमारा मॉडल कंप्लीट है जिसमें हम डेटा फेच करा के दिखाएंगे। ठीक है, जो गेट मेथड से हमारा डेटा आएगा यानी कि URL पे जो हमारा इंडेक्स आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पर हम फेच करा के दिखाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो PHP स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो इफ ब्लॉक लिख रहे हैं जहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि $_get से क्या एडिट नाम का इंडेक्स आ रहा है और अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है। ये वाली PHP स्क्रिप्ट को आपको हमेशा एडिट प्रोडक्ट वाले मॉडल के नीचे लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको ये वाला जो कोड है इसको एडिट प्रोडक्ट वाले मॉडल के नीचे रखना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कहा कि अगर एडिट नाम का इंडेक्स आ रहा है जिसमें हमें प्रोडक्ट की आईडी मिलेगी और अगर आईडी ग्रेटर देन 0 है तो एक काम करना, सेलेक्ट क्वेरी को चलाना और प्रोडक्ट की सारी डिटेल को फेच कर लेना। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में जो भी आईडी URL के आईडी से मैच कर जाएगी उसका सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम इस क्वेरी को फायर कर रहे हैं और इसका जो आउटपुट होगा $रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे। इसके बाद हमें इस डेटा को फेच भी करना है, तो यहाँ पर हम MySQL फेच assoc फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसका जो भी डेटा होगा फेच वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट को एको कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारा खेल समझ लीजिए आप जावास्क्रिप्ट का है मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को लगाएंगे और इसके अंदर हम JS कोड को लिखेंगे।
हमें करना क्या है कि बूटस्ट्रैप के इस मॉडल को एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसके लिए हम आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे इसके सर्च बार में हम सर्च करेंगे मॉडल। तो देखिए यहाँ पे मॉडल के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें शो हो रही है। हमें एकदम नीचे आना है यूजेज पे। यूजेज पे हमें जाकर पता चलेगा कि इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से हमें टॉगल करना है, यानी कि जो हमारा मॉडल है उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो देखिए इसका ये जो सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम मॉडल को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं कि जब आप इसको जो है टॉगल करेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आप चाहें तो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पासिंग ऑप्शंस दिया है ना, ये रहा इसका छोटा सा एक डेमो, ठीक है। तो हमें इसी कोड को यूज़ करना है। ऊपर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, यानी कि इसके सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया गया है, ऑप्शंस के बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो डेमो कोड हमने कॉपी किया है इसको लाके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक। अब इसमें एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको समझाते हैं। हमने कहा वैर एक एडिट प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल ले लेना, उसमें न्यू बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल, हमें एक मॉडल को टारगेट करना है जिसकी आईडी है एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल लिखा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है कि बूटस्ट्रैप में जो मॉडल प्रेजेंट है उसको आईडी के बिहाफ पे टारगेट कर रहा है। और यहाँ पे एक पैरामीटर कीबोर्ड नाम का पास किया गया है जिसकी वैल्यू फॉल्स है। इसका मतलब एस्केप की जब हम दबाएंगे तो क्या मॉडल हमारा हाइड हो जाएगा, तो फॉल्स है, तो इसका मतलब मॉडल हाइड नहीं होगा। अब मॉडल को हमने टारगेट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, उसको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिट प्रोडक्ट डॉट शो फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। टॉगल फंक्शन क्या करेगा कि मॉडल हाइड है तो उसको डिस्प्ले कर देगा, अगर डिस्प्ले है तो उसे हाइड कर देता है। शो फंक्शन का काम है सिर्फ उसको शो करना, हाइड फंक्शन का काम है हाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शो फंक्शन को कॉल किया है। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं अपने वेब पेज पर और यहाँ पे चेक करते हैं कि मॉडल दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक एडिट प्रोडक्ट नाम का मॉडल हमें दिख रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसकी जो भी वैल्यूज है वो पूरी एम्प्टी है। अब हमें इसकी वैल्यूज को फिलअप करना है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि शो फंक्शन को कॉल करने से पहले, यानी कि मॉडल को डिस्प्ले करने से पहले हम इनपुट फील्ड्स को एक्सेस करेंगे और उनमें वैल्यू को अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम हर इनपुट फील्ड की आईडी दे देंगे, जैसे एडिट नेम, एडिट प्राइस, एडिट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक इमेज भी थी जिसकी आईडी थी एडिट IMG, ठीक है, क्योंकि हमें इमेज भी लगानी है ना, फ्रेश करा के इमेज भी डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे पहले वाले में एडिट नेम वाले में जो इनपुट टैग है इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में मत लिखना बल्कि बैकटिक में लिखना, ठीक है। बैकटिक में लिखने को इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपने कोई स्पेशल सिंबल को लगाया होगा तो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है एरर आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सिंगल कोट लगाया होगा प्रोडक्ट के नाम में या डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट करते टाइम एरर फेस करेगा, ठीक है। और एरर शो करने की वजह से आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सिंगल कोट नहीं लगाना बल्कि सारी वैल्यूज को बैकटिक में अलॉट करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखिए हमने बैकटिक में लिखा है, ठीक। तो फेच नेम, फेच प्राइस, फेच डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें दिखा दी। इसके बाद बात आती है इमेज की। तो इमेज में हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम ऊपर इमेज को डिस्प्ले करा रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। हम लिखेंगे डॉट SRC इज इक्वल्स टू, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डॉलर फेच SRC। उसके बाद हम लिखेंगे जो डॉलर फेच वाला वेरिएबल है हमारा और इसका जो इंडेक्स है यहाँ पे डॉलर फेच इमेज नाम का इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम ऊपर फेच करा रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी फेच कराएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर हमने फेच SRC नाम का वेरिएबल लिया ही हुआ था और इसी को हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऊपर वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया है। अब एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राउजर को करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए इस बार हमारा जो एडिट नाम का इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखिए एक मॉडल दिखा रहा है जिसमें इसकी वैल्यूज भी फिल्ड है पहले से, ठीक है। और यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले हो रही है हमारी, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, मॉडल में इमेजेस वगैरह को या डेटा वगैरह को फेच करा के शो भी कर दिया, ठीक है। इतना पोर्शन हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसमें नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। इस बार दूसरी इमेज को हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस इमेज को अपलोड करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक और प्रोडक्ट आ गया। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, इस प्रोडक्ट की डिटेल हमारे मॉडल में दिखा रही है, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट के एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे उसकी आईडी पास होगी इसी सेम पेज पर और गेट मेथड की हेल्प से यहाँ पर हम उस पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं और उसका मॉडल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल में उसका पूरा डेटा हमें दिख जाएगा। अब मॉडल को सबमिट करने का कोड लिखना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम चाहते हैं कि मॉडल जब सबमिट हो तो हर प्रोडक्ट की आईडी भी चली जाए, ठीक है। लेकिन आईडी जो है एक इनपुट टाइप हिडन में जाए, यानी कि ये इनपुट फील्ड दिखेगी नहीं लेकिन यहाँ पे सीक्रेटली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट टाइप हिडन ले लिया है, इसका नाम दे दिया है प्रोडक्ट आईडी। इसमें हम जो भी प्रोडक्ट एडिट कर रहे हैं उसकी आईडी स्टोर करा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आईडी दे दी है एडिट PID। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए जब हम रिमूव कर रहे थे तो आईडी के बिहाफ पे रिमूव कर रहे थे,
ठीक है। जो प्रोडक्ट की आईडी होती है वो हमेशा कॉमन होगी, ठीक है। आप उसका नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आईडी हमेशा कॉमन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम सारा काम आईडी के बिहाफ पे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने आईडी को जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से एक्सेस किया और उसकी वैल्यू दे दी है $fetch-id। यहाँ पे आप चाहे तो $fetch-id दे दें, चाहे $_get का एडिट इंडेक्स दे दें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, बात सेम ही होगी। इसके बाद ब्राउज़र पे आ जाएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो पीछे एक एरर आ रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको पहले कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, वेरिएबल का नाम शायद हमने गलत दे दिया है। बैक आते हैं, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। $get होगा ये असल में, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ गेट लिखा था। तो अब एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब कोई भी एरर देखने को हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इस बॉडी को ओपन कर लेते हैं, मॉडल बॉडी को। यहाँ पे इसके अगर नीचे आएंगे तो देखिए इनपुट टाइप हिडन, यहाँ पे नेम दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, असल में हमारे प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम एडिट पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए हम crud.php पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम कि crud.php वाली फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इस सेट $post edit product, ठीक है। कि अगर पोस्ट मेथड से एडिट प्रोडक्ट नाम का कोई इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें फिर से सेम काम करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसे सबसे पहले हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ईच वाले लूप को हम कॉपी कर लेते हैं और इधर ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सारे प्रोडक्ट के जो भी डिटेल वगैरह थी उसको हमने फिर से फिल्टर कर लिया, ठीक। तो इससे क्या होगा, कोई भी स्पेशल सिंबल वगैरह जो भी होगा तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि यूज़र ने कोई इमेज अपलोड की थी कि नहीं की थी, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने इमेज नहीं चेंज किया हो, ठीक है, इमेज अपलोड ही नहीं की, ठीक है, लेकिन हो सकता है इमेज अपलोड भी की हो। तो हम यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या कि $_files में इमेज वाले इंडेक्स का, यानी कि जो भी इमेज अपलोड होगी उसका TMP नेम यानी कि टेम्परेरी लोकेशन यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं इस लोकेशन पे। उसके अलावा और यहाँ पे एक और फंक्शन होता है चेक करने के लिए, और वो होता है इज अपलोडेड फाइल, यानी कि क्या कोई फाइल अपलोड की गई है, ठीक है। तो इन दो में से कोई भी आप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों यूज़ किया है। हमने कहा कि फाइल एग्जिस्ट लगा के चेक कर लो या फिर इज अपलोडेड फाइल लगा के चेक कर लो कि क्या इमेज अपनी टेम्परेरी लोकेशन पे एग्जिस्ट भी कर रही है, ठीक है। अगर कर रही होगी तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं कर रही होगी तो यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में हम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए कि इमेज अपलोडेड है, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, इमेज अपलोड कर दी गई है, तब क्या होगा। तो हमें करना क्या होगा कि हमें प्रोडक्ट का पूरा डेटा फेच करना होगा, ठीक है। पुराना जो भी डेटा था आईडी के बिहाफ पे हम उसको फेच करेंगे। तो यहाँ पे एडिट PID के बिहाफ पे हमने क्या किया है, डेटा को फेच कर लिया है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की आईडी है वो एडिट PID में थी। इसको फेच करने के बाद यहाँ पे क्वेरी वगैरह फायर हुई है, फेच एसॉक में इसका जो डेटा होगा फेच होकर स्टोर हो जाएगा। फिर इमेज रिमूव वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, इमेज का नाम पास कर देंगे जो हमें रिमूव करना होगा, ठीक है, क्योंकि पुरानी इमेज रिमूव करेंगे हम तभी तो नई अपलोड करेंगे, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हमें अपलोड करना है, तो इमेज अपलोड करने के लिए इमेज अपलोड फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, $_files में जो इमेज का इंडेक्स है इसे हम पास कर देंगे, ठीक। ये पास करने के बाद क्या होगा, हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। ये जो इमेज अपलोड वाला फंक्शन है ये अपना सारा काम कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, अगर इमेज अपलोड हो जाएगी तो एक रिटर्न करेगा इमेज का नाम, जिसको हम img पाथ वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें अपडेट क्वेरी लिखनी है सिंपली, जैसे हम ऐड प्रोडक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। बस क्वेरी हो जाएगी यहाँ पे अपडेट की। तो हम ब्राउजर पे phpMyAdmin में SQL टैब पे आके अपडेट क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेरी का मतलब क्या होता है, देखिए अपडेट, फिर टेबल का नाम, इसके बाद लिखते हैं सेट, सेट के बाद कॉलम, उसके बाद इसकी वैल्यू, कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से एट लास्ट में होता है वेयर क्लॉज, यानी कि किस रो की एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो हमने कहा नेम चेंज करना है, प्राइस चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है और इमेज चेंज करना है। वेयर जहाँ पे ID इक्वल्स टू यहाँ पे $_post edit PID, ठीक है। जो प्रोडक्ट की ID आई है हिडन इनपुट फील्ड में से, उसकी ID के बिहाफ पे हमें एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब इसमें वैल्यूज अलॉट कर देते हैं। तो सिंगल कोट्स के अंदर $_post का नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे जो इमेज का जो वेरिएबल है img पाथ वाला उसको हम लिख देंगे। तो देखिए अब अपडेट वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि अपडेट वाले वेरिएबल में ये क्वेरी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इमेज अपलोड ना हो, तो हम चाहते हैं कि जो अपडेट वाला वेरिएबल है इसमें दूसरी क्वेरी हो,
ठीक है, अगर इमेज अपलोड नहीं हुई है तो सिंपली हमें क्वेरी ही चलानी है जिसमें हमें नाम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन चेंज करना होगा। ठीक है, और इमेज को तो चेंज करना नहीं है तो इमेज को हटा देंगे हम। तो अगर इफ एग्जीक्यूट होगा तो अपडेट वाली क्वेरी ऊपर वाली चलेगी, वरना अपडेट वाली क्वेरी नीचे वाली चलेगी। और वेरिएबल तो सेम है, तो यहाँ पे सिंपली हमें अपडेट पास करना है। ठीक है, तो हमने कहा MySQL क्वेरी फंक्शन की हेल्प से अपडेट नाम के वेरिएबल में जो क्वेरी है उसे फायर कर देना। ठीक है, अगर सक्सेसफुली फायर हो जाती है तो यहाँ पे हम हेडर फंक्शन को फिर से यूज़ कर रहे हैं और हम इंडेक्स पेज पे वापस जाएंगे तो एक इंडेक्स लेके जाएंगे सक्सेस जिसकी वैल्यू होगी अपडेटेड, वरना एक अलर्ट लेके जाएंगे अपडेट फील्ड। इतना करने के बाद अब एक काम करते हैं, ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। तो इधर से बैक आ जाते हैं, इसको हम कर देंगे एडिट प्रोडक्ट वाले मॉडल को कैंसिल। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से एडिट बटन पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारा मॉडल आ गया। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 963। ठीक है, तो प्राइस हमने चेंज किया, प्राइस तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो ज़रूर कुछ मिस्टेक होगी। अगर कभी क्वेरी फायर ना हो तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना चाहिए कि सिंगल कोट्स वगैरह सभी वैल्यूज़ में दी है कि नहीं हमने, और जो टेबल का नाम और कॉलम का नाम है उसमें बैकटिक लगा है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट नाम का इंडेक्स था ही, ये तो अच्छा ये सक्सेस था, इसको अलर्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, इमेज को अपलोड करके देखते हैं कि इमेज अपलोड होती है कि नहीं। तो यहाँ पे काम करते हैं, पेज को रिफ्रेश करके एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे इमेज चूज़ कर लेते हैं एक, यहाँ पे येलो वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे हम, एडिट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर हमें यहाँ लिख के आ रहा है इमेज रैम फेल। तो इमेज तो रिमूव नहीं हो पा रही है, देखिए यहाँ पे भी नहीं है, सर्वर पे हम आए तो ज़रूर कुछ मिस्टेक हुई होगी। यहाँ पे ये हमें लगता है इधर पहली वाली क्वेरी में मिस्टेक हुई है, क्योंकि इमेज अगर फेच हुई होती सही से तो यहाँ पे रिमूव भी हो जाती, तो पक्का इमेज फेच नहीं हुई होगी। तो अगर आपको लगे कि क्वेरी सही से नहीं चल रही है तो एक काम किया करिए, या तो क्वेरी से पहले यहाँ पे देखिए जैसे हमने प्रिंट आर फंक्शन लगाया है, इसके बाद $_पोस्ट, यानी कि पोस्ट की हेल्प से जो भी डेटा आ रहा है उसको फेच करा दीजिए और प्रिंट करा दीजिए, और उसके बाद डाई फंक्शन कॉल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, $_ को भी प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि इमेज का भी डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आए कि एडिटेड डेटा जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबमिट किया हमने, तो देखिए यहाँ पर हमें सारे इंडेक्सेस दिख रहे हैं, जैसे कि नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इंडेक्स है प्रोडक्ट आईडी, और हम अभी तक यूज़ कर रहे थे एडिट PID नाम का इंडेक्स। ठीक है, तो हमें लगता है यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कोई भी एडिट PID नाम का इंडेक्स ही नहीं ना, तो क्वेरी में जो हम वेयर क्लॉज में मैचिंग करा रहे थे वो गलत इंडेक्स से करा रहे थे। अगर हम इधर आ जाते हैं, एक काम करते हैं, index.php पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिट PID नाम की एक आईडी हमने अलॉट की थी हिडन इनपुट फील्ड को। अच्छा, यहाँ पे नेम प्रोडक्ट आईडी है, इसको एक काम करते हैं, इसको भी कर देते हैं एडिट PID। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट PID कर देंगे तो हमें अपनी क्वेरी वगैरह में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें सही से काम करेंगी हमारे हिसाब से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये इतना कोड हटा देते हैं, फिर से रन करते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरी को फिर से हम रन करेंगे तो आई थिंक आपकी काम बन जाए, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, रिफ़्रेश करेंगे पेज को, फिर से एडिटिंग करेंगे, यहाँ पे डिटेल वगैरह चेंज कर देते हैं, प्राइस भी चेंज कर देंगे, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस बार इमेज भी हम चेंज करके देखते हैं। तो ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लिया, एडिट पे क्लिक किया, तो देखिए अब हमारा जो एडिटिंग का जो पोर्शन था, यानी कि क्रड में जो अपडेट पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोडक्ट्स को एडिट भी कर सकते हैं। अब लास्ट काम बचता है, वो बचता है अलर्ट दिखाना। ठीक है, तो अलर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम चाहते हैं कि जो टेबल दिख रही है ना उसके जस्ट ऊपर अलर्ट दिखे, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम एक PHP स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे, और अलर्ट के लिए हम सेम काम यूज़ करेंगे गेट मेथड को। तो अलर्ट के लिए यहाँ पर हम गेट मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने कहा इफ़ इज सेट $_गेट, यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट नाम का इंडेक्स, यानी कि गेट मेथड से अगर अलर्ट नाम का इंडेक्स आ रहा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स इफ में आएंगे और चेक करेंगे कि क्या गेट मेथड से सक्सेस नाम का इंडेक्स आ रहा है, क्योंकि हम क्रड से दो ही चीज़ें लौटा रहे थे, एक अलर्ट नाम का इंडेक्स, एक सक्सेस नाम का इंडेक्स। और अलर्ट अगर आ रहा है, मान लो अलर्ट नाम का इंडेक्स आएगा, तो हम यहाँ पे चेक कराएंगे कि अगर अलर्ट की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो अलर्ट की जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे उसको हम यहाँ पे मैच कराएंगे। तो शुरू से शुरू करेंगे एकदम, यहाँ पे जो इमेज अपलोड वाला फंक्शन है इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट नाम के इंडेक्स पे एक वैल्यू थी इमेज अपलोड। ठीक है, तो अगर वैल्यू है IMG अपलोड तो क्या करना है, एक अलर्ट दिखा देना। तो अलर्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप की साइट पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की अलर्ट मिलेंगी हमें, जिसमें हमें यूज़ करना है डिसमिसेबल अलर्ट, यानी कि जिसको हम डिसमिस कर सकें, यानी कि कैंसिल कर सकें। तो ये रही ये अलर्ट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कोड को और यहाँ पे एको करा देंगे। फिर से यहाँ पर हम एको करने के लिए हीरो डॉक मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे इसको, हम इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे, जैसे कि ये अलर्ट वार्निंग से इसको कर देते हैं अलर्ट डेंजर, जिससे ये रेड कलर की हो जाए। बाकी ये जो फेड और शो नाम की क्लास है इसको हम हटा देंगे।
ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर, इससे क्या होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इमेज अपलोड फील्ड। ठीक है, कि मान लीजिए इमेज अपलोड नहीं हो पाती है तो ये अलर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा इमेज अपलोड फील्ड और लिख देंगे आगे सर्वर डाउन। ठीक है, क्योंकि इमेज तभी अपलोड नहीं हो पाएगी जब या तो आपका सर्वर डाउन होगा, या तो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, या तो क्वेरी में आपने कोई मिस्टेक की होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास और ऐड कर देते हैं कंटेनर नाम की, इससे इसकी वेट थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे। यहाँ पे देखिए ऊपर एक इंडेक्स आ रहा है सक्सेस इज इक्वल्स टू अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको पहले आपको हम डेमो दिखा देते हैं। तो इस पोर्शन को हम कर लेते हैं कॉपी, इधर कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे जो अलर्ट है इसको कर देते हैं सक्सेस, और यहाँ पे IMG अपलोड के बजाय कर देते हैं अपडेटेड। ठीक है, इसके बाद हम इधर आके ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें अलर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे नीचे साइड थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे काम करते हैं, टेबल टैग पे आ जाते हैं, इसको MT5 को कर देते हैं ज़रा 3। रिफ्रेश करेंगे तो ये ज़्यादा कम हो गया, इसको 4 कर देते हैं। यहाँ पे अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अलर्ट दिखानी है। और यहाँ पे ये जो अलर्ट डेंजर लिखा है इसको कर देते हैं अलर्ट सक्सेस, यानी कि जो सक्सेसफुली अलर्ट चलेंगी उसमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिखेगा हमें। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले कोड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले इफ ब्लॉक को करेंगे कॉपी और नीचे इसके कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे काम करते हैं, वापस ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे दूसरी अलर्ट देख लेते हैं, ये रही। ठीक है, IMG RAM फेल, तो इसकी वैल्यू कर देंगे IMG RAM फेल। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अपलोड फील्ड लिखा है इसकी जगह लिख देंगे इमेज रिमूवल फील्ड। ठीक है, तो ये अलर्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद इसको हम फिर से कर लेते हैं कॉपी और इसके नीचे एक और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ऐड प्रोडक्ट में क्या अलर्ट है, तो यहाँ पे अलर्ट की वैल्यू है ऐड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड फील्ड। इसके बाद यहाँ पे कैन नॉट ऐड प्रोडक्ट, इस तरीके से यहाँ पे अलर्ट देखने को हमें मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इफ एल्स के बिहाफ पे सारी अलर्ट्स को दिखाएंगे। जैसे रिमूव फील्ड हो जाएगा तो रिमूव फील्ड की अलर्ट यहाँ पे हम removed_field वाला जो इंडेक्स है उसके बिहाफ पे दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट अलर्ट बची है अपडेट फील्ड नाम की, तो इसकी एक और कॉपी बना के हमने पेस्ट किया। यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये रहा अपडेट फील्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो अपडेट फील्ड वाली अलर्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसका कंटेंट चेंज कर देते हैं, कैन नॉट अपडेट प्रोडक्ट सर्वर डाउन। ठीक है, इस तरीके से हमने दिखा दिया। यहाँ पे हमने जैसे मल्टीपल इफ यूज़ किया है, आप चाहें तो एल्स इफ लैडर यूज़ कर लीजिए इसके अंदर भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस वाले में भी हमें सेम काम करना है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है और जो सक्सेस वाले इंडेक्स के साथ जो भी हम वैल्यूज़ भेज रहे थे इनको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है एडेड, एक वैल्यू है एडेड नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट एडेड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपडेटेड वाले में भी कंटेंट सही कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट अपडेटेड, यहाँ पे सर्वर डाउन हटा देते हैं। इसके बाद बचता है हमारा रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉपी बना के फिर से हम इधर आ जाते हैं, ये रहा रिमूव नाम का इंडेक्स, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट रिमूव। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दो तरह की अलर्ट्स को दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा प्रोडक्ट को ऐड करना। ठीक है, हमारा जो CRUD ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो प्रोडक्ट स्टोर है हमारा एकदम रेडी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रोडक्ट का एक नाम दे दिया, इसका प्राइस दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे काम करते हैं, लॉरम इप्सम टेक्स्ट को डाल देते हैं। ठीक है, ये पहली वेबसाइट आ गई, इससे हम कंटेंट निकाल लेंगे, बाकी के टाइप को क्लोज कर दीजिए चाहे। ठीक है, यहाँ से 3-4 लाइन मान लीजिए आपको कॉपी करना है या और भी ज़्यादा कॉपी करना है तो कर लीजिए, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स जैसे कि सिंगल कोट या डबल कोट या आप मान लीजिए फुल स्टॉप भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इमेज अपलोड किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमें अलर्ट देखने को मिल रही है प्रोडक्ट एडेड। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको डिलीट करना तो रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंफर्म बॉक्स मिला, अगर आपने ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पे अलर्ट देखने को मिल रही है प्रोडक्ट रिमूव। उसके अलावा अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें, चाहे प्राइस चेंज कर दें, चाहे इमेज चेंज कर दें। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब एकदम सही से काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट स्टोर का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। इनकेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है अब भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।